सो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना लेक्चर 7 ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेंस के टॉपिक्स दिए गए जैसे सेस्मिक वेव्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, मेंटल प्लूम्स, हॉटस्पॉट्स, कैल्डेरास, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ये सारे मेंस के टॉपिक हैं। उसके बाद हम प्रीलिम्स पे टॉपिक्स पे आते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक पे बेसिक्स में आता है मैग्नीट्यूड इन वर्सेस इंटेंसिटी, इन दोनों के बारे में। सेस्मिक वेव्स क्या होती है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्केनोस का, ओशंस का, सुनामी का, ये सब। वॉल्केनोस के बेसिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्मा, इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है। इसके साथ अब हमें कल हमने प्लेट टेक्टोनिक, इसके पहले लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा था। अब हम एक और साइकिल पर समझ लेते हैं पहले, विल्सन साइकिल। मतलब क्या, हमारे जो कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था पेंजिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कि पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। लेकिन यही पहला सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। मतलब इससे पहले भी जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, काफ़ी बार ब्रेक हुआ है, काफ़ी बार फिर से जुड़ा है, काफ़ी बार फिर से ब्रेक हुआ है, काफ़ी बार फिर से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये ब्रेक हुआ छोटे छोटे पार्ट्स में, एक टाइम बाद ही वापस से जुड़ गया, सुपर कॉन्टिनेंट बना, एंड देन अगेन काफ़ी सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो ऐसे एक रोडिना करके एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है, वो काफ़ी सारे पार्ट्स में ब्रेक होता है। ठीक है। फिर वापस से जॉइंट होता है, एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है, उसको हम बोलते हैं पेनोशिया। इसमें हम जापान का एग्जांपल ले सकते हैं। पेनोशिया में, जापान में काफ़ी सारे सेडिमेंट्स पाए गए हैं। ठीक है, जापान का एग्जांपल ले सकते हैं। देन कम हमने पेंजिया का तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में समझाई था। ठीक है। अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अर्थक्वेक से। तो हमने अर्थ से पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा था, कन्वेक्शन करंट पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे हमने समझा था कि काफ़ी सारे फोल्ड सबडक्शन जोन जनरेट होते हैं, सबडक्शन जोन जनरेट होते हैं, काफ़ी सारे फॉल्ट्स जनरेट होते हैं, मतलब क्रैक्स जनरेट होते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स यहाँ पे बनते हैं, काफ़ी सारा सबडक्शन जोन रहता है ना। तो क्या होता है, हम क्या करेंगे, जब भी अर्थ से मैग्मा निकलता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन अर्थ के अंडर होता है, मतलब लिथोस्फीयर के अंदर होता है, तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जहाँ से सेंटर पॉइंट से एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ पे सपोज करो एक मैग्मा आया, क्रैक्स जनरेट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो अंडरग्राउंड जो एक्सप्लोजन हुआ, जो फोकस पॉइंट रहेगा उसको हम बोलेंगे फोकस, ये यहाँ का फोकस है। इसी को हम हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं। यही पार्ट जो है फॉल्ट का एरिया भी है। अब इसके सीधा ऊपर जाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। ये हमारा फोकस अंडरग्राउंड है, जहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहा है, उसके सेम ऊपर बोलेंगे हम एपिसेंटर, परपेंडिकुलर एपिसेंटर। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक में तो हमें पता है कि अर्थ के जो 3 पार्ट्स होते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अब तीनों लेयर्स में जो है रॉक्स काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल क्रस्ट में हमें सेडिमेंट्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। फिर मेंटल में जाते हैं तो मेंटल में धीरे धीरे रॉक्स जो है डिफॉर्म होते हैं, मतलब ब्रिटल नेचर नहीं होता उनका, डिफॉर्मेशन होता है, कोर लिक्विड फॉर्म में। तो क्या होता है, जब एक डेप्थ के बाद, फॉर एग्जांपल एक डेप्थ के बाद अर्थ को, अगर मैग्मा यहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसको कोई सेंस नहीं बनता है, उसका एक्सप्लोजन का रिएक्शन जो है हमें सरफेस पे देखने को नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल शैलो अर्थक्वेक 0 से 100 किलोमीटर, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 100 से 300 किलोमीटर, डीप फोकस अर्थक्वेक 300 से 700 किलोमीटर। अब 700 किलोमीटर, अब इसके नीचे कोई अर्थक्वेक आता है तो उसका असर हमारी अर्थ, मतलब सरफेस पे इतना दिखाई नहीं देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ के नीचे जाते जाते हैं रॉक्स जो है डिफॉर्म होने लगते हैं, मतलब वो ब्रिटल ब्रेक नहीं होते, वो डिफॉर्म होते हैं, वो नए फॉर्म में आपस में वेल्डिंग कर जुड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट रहती है वहाँ पे। ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो अर्थ क्वेक को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट, मतलब एक कोई अर्थ क्वेक आया तो कितना डिस्ट्रक्शन उसने करा। फॉर एग्ज़ाम्पल
हम बात करें डेप्थ की, तो एक अर्थक्वेक जो यहाँ 20 किलोमीटर में आया और एक अर्थक्वेक जिसका फोकस पॉइंट 70 किलोमीटर, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? 20 किलोमीटर वाले में, डेप्थ में, मतलब जिसकी डेप्थ कम होगी उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा 20 किलोमीटर वाले में। नेक्स्ट आता है सॉइल पे या फिर रॉक्स पे। सपोज करो आपका आपका जो कंस्ट्रक्शन एक फ्लैट बना है, ये बना है एक हार्ड रॉक पे, और ये बना है एलुवियल प्लेन पे, मतलब सेडिमेंट्स पे। अब जब ये अर्थ को आपने भले पिलर्स बना रखे अंदर, लेकिन जब अर्थ को एक आएगा तो सेडिमेंट्स क्या है, सबसे ज़्यादा वेव फॉर्मेशन में फॉर्म करेंगे, करेक्ट। मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाएगी। और यहाँ पे अर्थक्वेक आया मतलब आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहीं पे होगा, मतलब सेडिमेंट्स पे। एग्जांपल हम दिल्ली और बिहार का ले सकते हैं, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सेकेंड थिंग, कंस्ट्रक्शन पे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, अगर कोई बिल्डिंग क्लोज है और यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, कि सब एक बिल्डिंग सारी एक के ऊपर एक गिरने लगेगी, ठीक है। तो इसी को डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के डिस्ट्रक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ जो है अर्थ के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और हमारे पास है रिचर स्केल। अब जब सेस्मोग्राफ ये रीडिंग्स देता है हमको, इस तरह के मैग्नीट्यूड्स की रीडिंग देता है, तो क्या होता है, इस रीडिंग्स में जो एम्पलीट्यूड्स है, मतलब जो अपर थ्रस्ट और लोअर जा रहा है, इसको मेजर करने के लिए एक रिचर स्केल होती है जिसका एम्पलीट्यूड मेजर करती है, ठीक है। अब इंटेंसिटी के मेजरमेंट में, मतलब बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, कितना डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं मर्केली स्केल से, उसको हम मेजर करते हैं मर्केली स्केल से, ठीक है। तो ये हमारी मर्केली स्केल है, चार्ट में दिया है। नॉट फेल्ट मतलब 1, बाकी फेल्ट नहीं हुआ है। फेल्ट बाय फ्यू मतलब कुछ लोगों ने इसको फेल्ट करा है, ठीक है। सेम यहाँ पे एंड तक है, जैसे जैसे बिलो जाते जाएंगे इंक्रीज, मतलब इसका डिस्ट्रक्शन पावर बढ़ता जाता है मर्केली स्केल से। तो यहाँ पे दे रखा है, इट रिप्रेजेंट द मर्केली स्केल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे था भाई। रिचर स्केल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड था। यहाँ पे रेंज दी गई है 1 to 12, यहाँ पे रेंज दी गई है 1 to 10, ठीक है। मर्केली स्केल इंटेंसिटी, रिचर स्केल मैग्नीट्यूड, रेंज है 1 to 10 रिचर स्केल की, मर्केली स्केल का इंटेंसिटी रेंज है 1 to 12। अब सेम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक कॉल्ड मैग्नीट्यूड, कितनी एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कैन बी मेजर्ड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, हमने अभी पढ़ा डेप्थ ऑफ फोकस, नेचर ऑफ सरफेस एंड पॉपुलेशन में डिपेंड करता है कि उसका डिस्ट्रक्शन कितना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेस्मिक वेव्स पे। तो सेस्मिक वेव्स क्या होती है, जब अर्थक्वेक आता है, तो एक फॉर्म की एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब दो तरह की एनर्जी निकलती है। फर्स्ट है फोकस से जितनी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, मतलब ये लिथोस्फीयर की जो बॉडी है, लिथोस्फीयर की बॉडी में ट्रैवल कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे बॉडी वेव्स। अब सरफेस मतलब जहाँ पे हम खड़े होते हैं, उस पे जो वेव्स आ रही है उसको हम बोलेंगे सरफेस वेव्स। सिंपल सा कंसेप्ट है। लिथोस्फीयर की बॉडी में जो अर्थ मूवमेंट कर रही है उसको हम बोलेंगे सर्फ बॉडी वेव्स, सरफेस की उस पर बोलेंगे हम सरफेस वेव्स। अब यहाँ पे हम बॉडी वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी वेव्स। क्लासिफाइड ऑन द मैनर ट्रांसफर्ड एनर्जी एंड हाउ द पार्टिकल्स इन बिटवीन बिहेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब क्या, पी वेव्स और एस वेव्स का क्लासिफिकेशन हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में मूवमेंट कैसा होता है। फॉर एग्जांपल हम पी वेव से स्टार्ट करते हैं। जब हम पी वेव्स की बात करते हैं, ये पी वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल इस पार्टिकल मूवमेंट कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है इस तरह से इन दो पार्टिकल्स में, इस डायरेक्शन में। अब जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में इसको हिट करेगा तो ये भी सेम मूवमेंट होगा,
ये एक और पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा, इसका मूवमेंट भी सेम वाइब्रेशन में होगा। ये पार्टिकल एक और पार्टिकल को हिट करेगा, इसका मूवमेंट भी सेम वाइब्रेशन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज सेम। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल सेम होती है पी वेव्स में, प्राइमरी वेव्स में। ठीक है, इसी वजह से हैंस कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी वजह से ये पार्टिकल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे, ये इसको हिट करेगा तो वाइब्रेशन होगा, करेक्ट। अब इसके बाद हम आते हैं, साथ ही में जो पी वेव से फास्ट रहती है एज कम्पेयर टू एस वेव्स। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जब हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, सपोज करो अर्थक्वेक आया अर्थ पे, तो हमें पता है पी वेव्स फास्ट है एस वेव्स से। मतलब क्या कि अगर पी वेव्स को डिटेक्ट कर ले तो सपोज करो हमें पता चल सकता है कि सरफेस वेव आने वाली है। पी वेव्स क्या है, हमने अभी पता किया, पी वेव्स जो है बॉडी वेव्स हैं, बॉडी वेव्स है, करेक्ट। पी वेव्स बॉडी वेव्स है। अब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है सरफेस वेव से होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है सरफेस वेव से होता है। प्राइमरी वेव्स सबसे फास्ट होती हैं, और अगर हमने प्राइमरी वेव्स पता कर लिया कि प्राइमरी वेव्स आ गई, मतलब क्या कि इसके बाद सरफेस वेव आने वाली है, मतलब अर्थ को एक बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का आने वाला है। इसीलिए हम प्राइमरी वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल सके प्राइमरी कि हम इससे हमें पता चल सके अर्थ को एक आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एस वेव्स को। तो एस वेव्स की डायरेक्शन जो रहती है परपेंडिकुलर रहती है, पैरेलल नहीं रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से फार अवे फ्रॉम ईच अदर, डायरेक्शन मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन मूव कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर, मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब इस डायरेक्शन में, ना कि ओके। वेव इज स्लो, इसी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और यहाँ पे नॉट ट्रैवल इन लिक्विड इन गैस, मतलब एस वेव्स लिक्विड और गैस में मूव नहीं कर पाती है। ठीक है, इसका मूवमेंट लिक्विड और गैस में नहीं होता है। अब इसका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं कि पी वेव्स और एस वेव्स का। फर्स्ट वेव्स टू हिट द अर्थ सरफेस, हमने अभी पढ़ा, फास्ट रहती है इसलिए अर्थ को हिट करती है फर्स्ट। अराइव आफ्टर पी वेव्स, एस वेव्स जो है पी वेव्स के बाद में आती है। दिस वेव्स ट्रैवल इन स्पीड रेंज ऑफ 4.513 किलोमीटर पर सेकेंड। यहीं पे इस वेव्स के बाद 1.7 टाइम्स स्लोअर देन पी वेव्स, 1.7 टाइम्स स्लोअर देन पी वेव्स। दिस वेव्स ट्रैवल इन अ लीनियर डायरेक्शन, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये वाइब्रेट हो रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को हिट करता है लीनियर डायरेक्शन में। दिस वेव ट्रेवल्स इन अ ट्रैवर्सल डायरेक्शन, मतलब ट्रैवर्सल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। ओके, दिस वेव्स कैन बी ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में भी और गैस में भी, पी वेव्स। ठीक है, इसके बाद आता है एस वेव्स में। तो एस वेव ओनली सॉलिड, मतलब सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, लिक्विड एंड गैस में बिल्कुल नहीं करती है। और पी वेव की वजह से पी वेव्स जो है अर्थक्वेक डिटेक्शन का काम करती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करती है। पी वेव्स जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करती है। अब हम आते हैं सरफेस वेव्स पे। तो सरफेस वेव बॉडी वेव्स के बाद आती हैं। सरफेस वेव आर दोज वेव्स दैट आर ट्रैवल ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इसी वेव से कॉज होता है। इसके दो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है लव वेव्स, सेकंड होता है रेली वेव्स। स्पीड ऑफ सेस्मिक वेव्स, तो सबसे ज़्यादा पी वेव्स की, देन एस वेव्स की, देन लव वेव्स की एंड देन रेली वेव्स की। ठीक है, सबसे ज़्यादा पी वेव्स, एस वेव्स, लव वेव्स एंड रेली वेव्स। तो लव वेव्स में हम देखें तो मूवमेंट इस तरह होता है, मतलब डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन रहती है इनकी ईच अदर में। वहीं हम रेले वेव्स की बात करें तो उसका ग्राउंड सरफेस में इस तरह सर्कुलर डायरेक्शन रहती है। ठीक है, इतना ही था इसमें। अब हम आते हैं शेडो जोन पे। तो जब कोई अर्थ को और हम वेव्स पास करते अर्थ में, फॉर एग्जांपल हम लाइट का एग्जांपल लेते, एक ग्लास रखा है, यहाँ पे एक लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन होता है, करेक्ट।
लाइट थोड़ी बेंड हो जाती है एंड देन वापस से निकलती है, करेक्ट। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल पे, किस तरह के मटेरियल पे वेव्स जो है ट्रांसफ़र कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जब वेव्स ट्रांसफ़र करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेंस मटेरियल मिलता है, तो ये पी वेव्स जो है सॉलिड में पास हो सकती है, लिक्विड में पास हो सकती है और गैस में भी पास हो सकती है। तो सारे चीज़ में पास करेगी, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि अर्थ में जो सेडिमेंट्स हैं इस तरह के, मतलब हर रॉक सॉलिड फॉर्म में नहीं है, एकदम सबकी डेंसिटी अलग अलग है, और उसी की वजह से इसकी स्पीड भी जो वेव्स ट्रांसफ़र करेगी, ट्रैवल करेगी, उसकी भी चेंज होगी। और साथ में रिफ्रैक्शन, मतलब जो बेंडिंग है, जिस तरह से वो बेंड होगी वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी बेंडिंग ज़्यादा है, इसकी बेंडिंग ज़्यादा है, यहाँ से बेंड हो रही है जे, मतलब बेंडिंग ज़्यादा है मतलब क्या, इसमें डेंसिटी कम है। अब जैसे ही यहाँ डेंसिटी बढ़ जाती है, एकदम सॉलिड स्टेट आता है, जो हमारा कोर है, इनर कोर है, तो इसके जो बेंडिंग है वो कम हो जाती है, बेंड होना कम हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब वापस से फिर इसकी बेंडिंग फिर से इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ मेंटल की वजह से। तो कोर में बेंडिंग कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, मतलब क्या, बेंडिंग कम होने की वजह से कोर जो है बेंड नहीं करता है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रही है। इसी वजह से क्या होता है, जो लाइट से जो वेव से वो स्ट्रेट जाने लगती है थोड़ी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गैप मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर में, यहाँ पे हमें गैप मिलती है, इसको हम बोलते हैं शेडो जोन। सेम हमारे पास एस वेव्स में भी है, हमें पता है एस वेव सिर्फ सॉलिड में पास होती है। अब जब एस वेव्स पास हो रही होती है तो कोर आता है हमारा। अब हमारे पास हमें पता है कि कोर जो है फर्स्ट आता है लिक्विड स्टेट एंड देन सॉलिड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट क्या है, एक बैरियर का काम करती है, जिसकी वजह से एस वेव्स जो है कोर में जाती ही नहीं है। अब जब कोई एस वेव्स कोर में गई नहीं तो ये एरिया शेडो एरिया कहलाता है, मतलब यहाँ पे कोई वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाई है, एस वेव। तो इसी को हम जो एम्प्टी एरिया बोलते हैं, जहाँ पे वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, उसको हम बोल, और जहाँ पे वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती है, या फिर एम्प्टी एरिया है जहाँ पे वेव्स पास नहीं हो पाती है, उसको हम बोलते हैं शेडो जोन, ठीक है। अब शेडो जोन हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम देखते थोड़ा और थी चीज़ें, जैसे जब अर्थक्वेक आता है, लैंड पे आया हम कॉन्टिनेंट्स पे, तो ठीक है, हमें समझा कि अर्थक्वेक आया, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ लैंड सरफेस में। लेकिन जब अर्थक्वेक अंडर वाटर आता है, और इसी की वजह से क्या, कॉन्टिनेंट्स मूव, यहाँ पे जो क्रस्ट है वो मूव करती है। अब जब क्रस्ट मूव करेगी तो वाटर में भी वेव्स का जनरेशन होता है, और उसी को हम बोलते हैं जायंट वेव्स और सुनामी, ठीक है, कॉज ड्यू टू अंडर वाटर अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आ सकता है, मतलब ग्लोब में हम ग्लोबली बात करें तो अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आ सकता है, तो कहीं पे भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि अर्थक्वेक जहाँ क्रस्ट है, जहाँ फॉल्ट से सबडक्शन जोन है, वहीं पे अर्थक्वेक आए। किसी भी एरिया में वॉल हो सकता है कि नया क्रस्ट, मैग्मा कहीं और से बाहर आ रहा हो, क्रस्ट जनरेट हो गई अंदर अर्थ के, तो कहीं से भी अर्थक्वेक आ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं सबडक्शन जोन में, फॉल्टिंग और फोल्डिंग में, जहाँ क्रिस्टल जोन में, जहाँ पे क्रैक्स ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, सरकम पैसिफिक अर्थक्वेक बेल्ट में या फिर मेडिटेरेनियन एशियन अर्थक्वेक बेल्ट में। सरकम पैसिफिक अर्थक्वेक बेल्ट में या मेडिटेरेनियन एशिया अर्थक्वेक बेल्ट में, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके, बाय, हैप्पी प्रिपरेशन।